ख़वातीन को बहुत बहादुर बनना चाहिए, वो बिल्कुल चारा ना बने किसी चीज़ का, और उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इस किस्म के गलत लोग अगर आते हैं, इल्लीगल आपसे कोई डिमांड करते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि किसी का कोई हक़ ही नहीं इस तरह के मांगने का। ये कौन होते हैं? हम हिंदुस्तान के शहरी। बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि बिल्कुल फुसफुसे लोग हैं। ये अंदर बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आईटी के लोगों को लगा रखा है इन्होंने, उल्टी सीधी मैसेजेस भेज रहे हैं। कि मुझे बड़ा अफसोस है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जो हैं वो नीतीश कुमार जैसे शख्स के पास गए। इंसान को अपनी जो एक हमीयत और उसकी गैरत और सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त नफ्स है, उसका बहुत ख्याल होना चाहिए। क्यों झुके उसके सामने। तारीख गंवा रही है कि हमारे उलमाए कराम के पास जो है हुकूमत वक्त के नुमाइंदे आया करते थे, वज़ीर आया करते थे, वज़ीर आज़म आया करते थे, लेकिन आज ये हमारे उलमाए कराम इस्लाम मौलाना कारी तैयब साहब की आप पोती है माशाल्लाह। तैयब साहब के पास न जाने शायद इंदिरा गांधी से लेकर नाज़रीन, आमना सामना मीडिया में आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही अहम शख्सियत, इस्लामी स्कॉलर, इंटरनेशनल वुमेंस अलायंस की सरबराह और इक़रा एजुकेशनल ट्रस्ट की फाउंडर मेंबर मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा। उज़्मा नाहिद साहिबा इंटरनेशनल लेवल पर जिनका बहुत बड़ा नाम है और जो ख़वातीन को लेकर बहुत बड़ा काम कर रही है। तकरीबन मुल्क में 30 से 40 हज़ार औरतें जो है, ख़वातीन जो है वो उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं आज के हालात पर। मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तेमाल है। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, वालेकुम, सबसे पहला सवाल ये होगा कि मुल्क में जिस तरह की बदअमनी फैली हुई है एनआरसी को लेकर और एनपीआर को लेकर, ये सरकार, ये संघीय सरकार जिस तरह से मुसलमानों को इस मुल्क से बेदखल करना चाहती है, इस पर आपका क्या कहना है और क्या पैगाम है? देखिए, ये सारी जो है एक डाइवर्जन करने की एक बात है कि मुल्क की जो इकॉनमी है, माशी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है, और इस पार्टी ने और इनके साथ जो आरएसएस के लोग लगे हुए हैं, इन लोगों ने जिस तरह से लूट मार की है, जो बदअखलाक़ी दिखाई है, जो मिसमैनेजमेंट किया है, वो किसी हाकिम का रोल नहीं है। और ये कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान जिसका दुनिया में इतना बड़ा नाम था और उसका सेकुलरिज़म जो है सबसे ज़्यादा मशहूर था, और हिंदुस्तानी जो है उस पर फ़ख्र करते थे। कहीं भी हम जाते थे तो हिंदुस्तान पे फ़ख्र होता था कि हिंदुस्तान जिस तरह से मेंटेन कर रहा है अलग अलग मज़ाहिब को, अलग अलग कौमों को एक साथ, वो एक बहुत ही रिमार्केबल वर्क था जिस पूरी दुनिया में कहीं नहीं आता था। जहाँ पर कहीं भी कोई अमन पर, पीस पर काम होता था तो हम ये कहते थे कि हिंदुस्तान से सीखो। लेकिन बड़ा अफसोस है इस बात का कि आज पूरे दुनिया के अंदर इसके ख़िलाफ़, एनआरसी के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, और पूरी दुनिया जो है कंडेम कर रही है, और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो हेट कल्चर डेवलप कर रहा है जो आर्टिफिशियल है, क्योंकि हिंदुस्तानी कोई भी कौम जो है वो कम्युनल नहीं है, और कम्युनलिज़म जो है, फ़िरक़ा परस्ती जो है, वो नेचुरल चीज़ नहीं है, वो फितरत नहीं है इंसान की। इंसान की फितरत जो है वो अमन और पीस होती है। उस पर हर कौम उस पर कायम थी और है, क्योंकि जो हमें बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं हिंदू कम्युनिटी के नौजवानों की, औरतों की, कि वो लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा हैं, और बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि गैर मुस्लिम भाई भी, बहनें भी जितना बोल्डली सामने आए हैं, और वो उनकी मैच्योरिटी की बात है, और उनको इस चीज़ का एहसास है कि हिंदुस्तान का जो नाम था वो इसी वजह से था। तो लेकिन जो गवर्नमेंट का एजेंडा है वो हेट फैलाने से भी ज़्यादा उनका है डाइवर्जन, कि लोग उनके ऊपर ब्लेम ना करें कि उन्होंने क्या क्या घपले किए हैं। तो आवाम को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ कोई चलने वाली है ही नहीं। एक इस वजह से कि ये डाइवर्जन है, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये लूटपाट मचा लेंगे, सब हो जाएगा, बैंक्स का निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा, और इनके जो इरादे हैं वो पूरा अपना कंट्रोल में करना, हर चीज़ को वो पूरा कर लेंगे, और उसके बाद ये रफू चक्कर हो जाएंगे। आवाम को सोचने की बात है कि हमें क्या करना है, और हमें ये करना है कि हमें आपस का इत्तेहाद कायम करना है, और हमें एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, कि हम जब दुख
तकलीफ़ होती है और हम एक दूसरे के काम आते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो वो चीज़ हमें मेंटेन रखनी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आती और जाती रहेंगी, लेकिन हम जो हैं वो अपनी जगह रहते हैं। हमेशा बाकी रहेगा, मुल्क हमेशा बाकी रहेगा, आवाम हमेशा बाकी रहेगी और आवाम की ताल्लुक़ और मोहब्बत बाकी रहेगा। अब अगला सवाल मेरा ये है कि इन हालात में, जैसे कि NRC का CA का कानून तो बन गया है, पार्लियामेंट से भी पास हो गया और सदर जमहूरिया ने भी जो है इस पर दस्तखत कर दिए। अब अगर घरों तक इनके नुमाइंदे आते हैं, हम तो ये कहेंगे कि इनके RSS के एजेंट घर तक आते हैं, तो घरों में अक्सर जो ये होता है कि मर्द जो है वो तो बाहर चले जाते हैं अपने काम पर, ड्यूटी पे या बिजनेस से, ये ख़वातीन ही घर पे होती हैं। तो आप ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो घर तक आते हैं तो? ख़वातीन को बहुत बहादुर बनना चाहिए, वो बिल्कुल चारा ना बने किसी चीज़ का, और उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इस किस्म के गलत लोग अगर आते हैं, इल्लीगल आपसे कोई डिमांड करते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि किसी का कोई हक़ ही नहीं इस तरह के मांगने का। ये कौन होते हैं? हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारा हक़ उतना ही है जितना उनका है। वो किस हैसियत से मांग रहे हैं, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए, और इस सिलसिले में कुछ भी तकलीफ़ उठानी पड़े वो उठाएं, लेकिन अपना कोई डॉक्यूमेंट उनके हवाले ना करें, बिल्कुल ना करें, कोई सबूत ना पेश करें, कोई सबूत ना पेश करें। हाँ, ये फ़ैसला जो है ये हिंदुस्तान की जो सारी जमातें हैं मुसलमानों की, उन सब का यकतरफ़ा यकजहती के साथ एक उनका ये ऐलान है कि अपना कोई डॉक्यूमेंट आप उनके हवाले मत करिए, जो चीज़ हो उसको फेस करिए, और इसके लिए तैयार रहिए कि आप अपने इलाक़ों के अंदर आपसी रब्त रवाबित वो रखें। जैसे ये लोग किसी घर पे आए, एकदम चीख पुकार मचा दीजिए, हंगामा कर दीजिए, और लोग आए, नंबर अपने आपस के नंबर एक साथ रखिए, एक ग्रुप के ऊपर के एक मैसेज आप दें और फ़ौरन सबको ख़बर हो जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरह आप वो कर सकती हैं। इनको बिल्कुल एंट्री मत दीजिए घर के अंदर, मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए इसका। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हम ये समझते हैं कि औरतें तो बेचारी कभी कभी डर भी जाती है, तो जो मकामी मोहल्ला कमेटी बनाई जाए या बिल्डिंग जो सोसाइटियाँ हों, उनके ज़िम्मेदार जो है इस जिम्मेदारी को पूरा करें कि अगर वो मोहल्ले में आते हैं तो कमेटी फाल हो जाए, इस तरह से कुछ हो सकता है। ये बात भी सही है, और मैं कह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर आमतौर पर मर्द जो हैं औरतों के सिलसिले में बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, लेकिन औरतों का काम ये कि वो उस तहफ़्फ़ुज़ को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। तहफ़्फ़ुज़ होता है अपनी कमज़ोरी, के वो अगर कहे कि आप बहुत नाजुक अंदाम और ये हैं, तो आप ऐसी ना बने, आप बहादुर बने। आपकी जो इनर एबिलिटीज़ हैं, अंदरूनी जो आपकी खूबियाँ हैं, ताकत है, उसे बाहर निकालिए। औरत के पास क्या नहीं है? मर्द जो है वो एक हद तक ही जा सकता है, लेकिन औरत के बहुत डीप उसके जज्बे होते हैं। औरत के शाहीन बाग में नज़र आ रहा है, शाहीन बाग में। ये औरतों ने ही पूरा छेड़ा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि 15 दिसंबर से लेके अब तक समझिए कि 20-25 रोज़ होने आए हैं, कांस्टेंट उनका वो एहतजाज चल रहा है। इसी के साथ ये बड़ी पावर है, अगर आप देख रहे होंगे कि भाई हैदराबाद में किस तरह से जुलूस निकला, वहाँ की औरतें शरीक, केरला में निकला, वहाँ की कितनी औरतें शरीक साथ में। तो ये जो बात आपने कही ये बहुत अच्छी बात है कि मोहल्ला कमेटीज़ बनाइए, औरतें जो हैं वो खुद एटलीस्ट अपने साथ अपने ग्रुप भी बनाएं और कुछ ना कुछ काम करें, कोई एक्टिविटी करें अपने एरिया के अंदर कि जिससे कनेक्ट रहें। और बच्चों को भी थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए उनको, डराइए मत, किसी को मत डराइए, बल्कि अच्छी बात, एक हिम्मत की बात एक दूसरे में पैदा करिए। हिम्मत से हिम्मत बढ़ती है, और आप लोग जब हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, जुड़ते हैं एक साथ, तो दूसरे को बड़ी तक़वियत होती है। एक दूसरे का सहारा बनिए, है ना, जो एक हीलिंग होती है कि एक दूसरे को आप अल्फाज से भी सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई हमें क्या कमी है, किसी एक पर आए तो उसको पूरी ताकत मिलनी चाहिए, पूरी ताकत, जिस्मानी हो, जहनी हो, हर तरह की ताकत उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि बिल्कुल फुसफुसे लोग हैं ये, अंदर बैठ के अपने ऑफिसेज में बैठ के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। IT के लोगों को लगा रखा है इन्होंने, उल्टी सीधी मैसेजेस भेज रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पुलिस की बेस पर ये कर रहे हैं, निहत्ते लोग, कमज़ोर लोगों के। ये कौन सी हिम्मत और बहादुरी की बात है? तो इंतहाई बुज़दिली की बात है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आखिरी सवाल मेरा ये है, ख़ासतौर से सरकारों को लेकर, जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र की महा अलायंस जो सरकार है, यूटी सरकार है, कांग्रेस है, NCP और शिवसेना की, इसने बिल्कुल, यानी शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल कह दिया कि हम NRC लागू नहीं करेंगे। और कल संजय राउत जी का बयान भी है कि इस मुल्क के सबसे ज़्यादा वफादार कोई अगर है कौम तो वो मुसलमान है। लेकिन हम वहीं ये देखते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने NRC को, यानी कि कानून को लाने का ऐलान कर दिया है।
नीतीश कुमार पर हमें ज़्यादा मतलब वो नहीं हुआ, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से भी आप जुड़ी हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो सदर है मौलाना वली रहमानी साहब, वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी दोस्त हैं। फिर ये ऐसे कैसे हो गया, क्या वजह है आखिर? क्या ये उलमाए कराम का कोई असर नहीं है, दबदबा नहीं है? फिर दोस्ती कैसी है, ताल्लुकात कैसे, ये मरासिम कैसे? जहाँ तक उद्धव ठाकरे जी की बात है तो उनका जो स्टैंड है और ये जो कोलिशन है गवर्नमेंट का, इस पे मैं बहुत उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो दूरअंदेशी का मुजाहिरा किया और एक बहुत सोचा समझा डिसीजन लिया, वो मुझे लगता है कि उनके एक अच्छा पॉलिटिशियन होने की दलील है, जो मैं नहीं समझती थी कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड तजर्बेकार पॉलिटिशियन है। पहले मेरा ख्याल नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो उनके अंदर दिल है। और इसी तरह जो संजय रावत जी जो हैं, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये भी बड़ी बहादुरी की बात है कि उन्होंने ये दिया, क्योंकि चारों तरफ तो एक ही तरह की आवाज़ें चल रही हैं नेगेटिव। ऐसे माहौल में किसी का बोलना जो है अपने ऊपर बम्बार्डमेंट ऑफ ऑब्जेक्शंस लेना है, तो ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है उन्होंने किया, उस पर बहुत उन्हें मुबारकबाद देती हूँ। इसी के साथ जो नीतीश कुमार का आप कह रहे हैं, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड में अब नहीं हूँ, मैं तो वॉकआउट करके आ गई थी और 2 साल 3 साल पहले। लेकिन ये कि मुझे बड़ा अफसोस है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जो हैं वो नीतीश कुमार जैसे शख्स के पास गए। इंसान को अपनी जो एक हमीयत और उसकी गैरत और सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त नफ्स है, उसका बहुत ख्याल होना चाहिए। क्यों झुके उसके सामने, मुझे बहुत ही अफसोस है इस बात पर। और वहाँ के बिहार के और बहुत सारे अहम शख्सियात जो हैं वो गईं, और मैं नहीं समझती कि उससे कोई फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये अपनी बात को खोना भी है और अपनी इज़्ज़त को भी जो है वो इज़्ज़त नफ्स को भी खोना है। तो ऐसे लोगों के पास जाके कोई फ़ायदा नहीं है, ना नफ़े दुनिया ना नफ़े दीन, क्या फ़ायदा इन बातों से। तो और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, वो पछताएंगे, इससे पहले भी पछताए हैं, अब फिर पछताएंगे, क्योंकि ये एंड नहीं है। एंड वो है जो उद्धव ठाकरे ने सोचा है, ये शुरुआत है और वो बह रहे हैं इसके अंदर। लेकिन एंड वो है जो उद्धव ठाकरे ने सोचा। ये हिंदुस्तान जो है, ये कोई फ़लस्तीन नहीं है, ये कोई सीरिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं। ऐसा नहीं कि इस पर कोई बम्बार्डमेंट करके जो है कोई कौम काबिज़ हो जाएगी, यहाँ काबिज़ नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं सवाल तो आखिरी था, लेकिन एक बात जब आगे बढ़ी है तो एक जहन में एक बात आई है कि हमारे जो उलमाए कराम हैं, हमारी तारीख गवा रही है कि हमारे उलमाए कराम के पास जो है हुकूमत वक्त के नुमाइंदे आया करते थे, वज़ीर आया करते थे, वज़ीर आज़म आया करते थे। लेकिन आज ये हमारे उलमाए कराम जो है, इनके पास जो है क्यों जाते हैं, क्यों इनकी मजासराई करते हैं, क्यों इनकी चौखट पे जाते हैं? और मेरे सामने जो आप जो बैठी हैं, आप सबसे बड़ी मिसाल है, और आप उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। माशाल्लाह ये पूरी दुनिया जानती है कि हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी तैयब साहब की आप पोती है। माशाल्लाह तैयब साहब के पास ना जाने शायद इंदिरा गांधी से लेकर ना जाने कितने बड़े बड़े सियासी कदावर शख्सियात जो है वो आया करती थी या उनको बुलाने की कोशिश करती थी, वो कभी नहीं गए क्या? और उस वक्त तक, उसके बाद में भी हम ये देखते हैं कि एक उस सिलसिला चलता रहा कि उलमाए कराम ने अपना दबदबा बरकरार रखा। तो आज ये नौबत क्यों आ गई, असल वजह क्या है इसकी? असल में मैं जो लोग जा रहे हैं, आलिम होने का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि वो मदरसे से फारिग हो जाए। आलिम तो बहुत बड़ी बात है, वो अपनी पूरी शख्सियत बनाता है। अगर ऐसे लोग जा रहे हैं तो मैं उनको उलमा में शुमार ही नहीं करती हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि मैं उनको आलिम कह के ये कहूँ कि वो उलमा जो हैं वो हुकूमत वक्त से हाथ मिला रहे हैं। वो उलमा नहीं है जो अपनी कहना चाहिए सुन्नत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, कि जहाँ किसी गरज से हाकिम वक्त से नहीं हाथ मिलाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि तकलीफ़ें उठाईं, परेशानियाँ उठाईं, तो वो हकीकतन उलमा होते हैं। और अगर कोई इस तरह से जा रहा है तो यानी मुझे इस पर जो है बहुत अफसोस है कि वो लोग अपनी अहमियत और उसको नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वक़्त को समझ नहीं रहे हैं। और अगर वो ऐसा ना करें, यानी किसी किस्म की अपनी गरज, कोई उनसे दरख्वास्त, अगर आप कौम के लिए जा रहे हैं,
तो बात अलग है, तब इज़्ज़त आपकी होती है। ये हमें याद रखना चाहिए कि हम जब तक अपने लिबास में हैं, जब तक हम अपनी शनाख्त यानी अखलाक़ी अक़दार उन पर कायम हैं, तब तक हम इस दुनिया में मुअज़्ज़ज़ हैं। और अगर हमने इन चीज़ों को दाव पे लगाया, क्योंकि दुनिया ये देखती है कि आप अपने मज़हब के हैं या नहीं हैं, आप अपनी कौम के हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है वो क्यों इज़्ज़त करेगी। तो ये एक बहुत बारीक सी बात है, लेकिन इसको लोगों ने समझना छोड़ दिया। छोटे छोटे गेंस, छोटे छोटे फ़ायदों के लिए बड़े बड़े नुकसान मोल ले रहे हैं। बड़े बड़े फ़ायदे भी तो लेते हैं। नहीं नहीं, वो बड़े फ़ायदे नहीं है, वो बहुत टेम्परेरी। और मैं बताया ना कि ना नफ़े दीन है ना नफ़े दुनिया, इसका जो है जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। और ना दुनिया में नफ़ा इसलिए नहीं है कि आप अपनी इज़्ज़त खो रहे हैं, क्योंकि लामहला सामने वाली कौम के जहन में ये चीज़ आएगी कि जो अपनी कौम का नहीं है, अपने मज़हब का नहीं है, वो हमारा भी नहीं है। तो वो अगर टेम्परेली ये कह रहा है कि मैं आपका साथ दे रहा हूँ, तो बिक रहे हैं वो लोग। तो वो ना उनके हैं ना अपनी कौम के हैं, और इन लोगों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। खैर, ऐसे लोगों के लिए तो आखिरत जो है वो छोटी चीज़ है और दुनिया बड़ी चीज़ है, इसीलिए वो छोटे से बड़े, उनको लगता है कि यही दुनिया में बड़े फ़ायदे हो रहे हैं। आखिरत तो हमें तो सरहद मिल ही चुकी है, क्योंकि हम आलिम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या हमारी पूछताछ होने वाली नहीं है। शुक्रिया मोहतरमा उस्मान आइज़ साहिबा, आपने समय मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम, अल्लाह हाफिज़।